हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। लोग कहते हैं वो परिवार बीमारी से मरा था, लेकिन सच ये है उनकी लाशें कभी मिली ही नहीं। मैं उस बंकर के अंदर गया था, जहां दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से बंद था, जहां कुर्सियों पर बैठे लोग सालों बाद भी उठ सकते थे। और सबसे खतरनाक, वहां एक ऐसा दरवाजा है जो इस दुनिया का नहीं है। मैंने उसे खुलते देखा है, और जो उसके अंदर है वो इंसानों को मारता नहीं, उन्हें जिंदा रखता है। अगर हिम्मत है तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो दरवाजा तुम्हारे लिए खुले। मैंने उस प्रेपर परिवार का बंकर खोज लिया जो 3 साल पहले गायब हो गया था। डॉक्टर डैनियल वेंस एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, शायद अपनी ही भलाई के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान। 40 साल के फ्लूइड डायनामिक्स के लेक्चरर, जिनका दिमाग मानो आकृतियों और संख्याओं से बना हुआ था। कोई नहीं जानता कि क्यों, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने दुनिया के अंत, प्रलय की गणना की और किसी भयानक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने कभी साफ साफ नहीं बताया कि उन्होंने क्या पाया, लेकिन जिस तरह उन्होंने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति बेच दी, उससे ये साफ था कि जो उन्होंने देखा था वो अच्छा नहीं था। इस बड़े फैसले की लहर में उनकी पत्नी भी बह गई। 24 साल की एक पीएचडी छात्रा जो कुछ समय पहले ही डैनियल से प्रभावित हो चुकी थी। उसे वो अजीब सा भारी भरकम आदमी पसंद था, जो एक तरफ लकड़ी का घर बना सकता था और दूसरी तरफ किसी उल्का पिंड की कक्षा की जटिलताओं को समझा सकता था। डैनियल से बात करने पर हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो सही है, इसलिए जब उसने बताया कि वो क्या करना चाहता है तो उसने बिना हिचक हामी भर दी। 15 साल और 5 बच्चों के बाद वेंस परिवार मेरे शहर के बाहर दूर जंगलों में रहने लगा। वो रहस्यमयी थे, पोप से भी ज्यादा अमीर, और अपनी तैयारी, प्रेपर जीवन शैली को लेकर बेहद गंभीर, लेकिन साथ ही वो मजाकिया, सहज और बेहद दिलचस्प भी थे। जब भी वो शहर आते, अजीब अजीब चीज़ों की मांग करते और स्थानीय दुकानों को उत्साहित कर देते। भारी मात्रा में सीमेंट, लोहा, सीसा और स्टील, सब कुछ उन पहाड़ियों से गुजारा गया ताकि वो अपना बंकर बना सकें। उसे छुपाने के उनके तरीके तो मानो किंवदंती बन गए थे। डैनियल ने एक बार खुद भारी ट्रकों को चलाने का लाइसेंस हासिल करने में 6 महीने लगा दिए, सिर्फ इसलिए कि कोई और उनके ठिकाने तक न पहुंच सके। और एक बार जब एक कंपनी ने बिना जीपीएस ट्रैकर वाले वाहन देने से मना कर दिया, तो उसने पूरी कंपनी ही खरीद ली ताकि उनके पास मना करने का कोई विकल्प न रहे। फिर महामारी आई और वो शहर आना बंद हो गए। खाने और सामान की मांग रुक गई, संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया। ज्यादातर लोगों ने इसे लॉकडाउन का असर माना। उनके पास बंकर था और उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसी स्थिति के लिए खुद को तैयार किया था। यहाँ तक कि सबसे छोटा बच्चा अलेक्जेंडर, जो सिर्फ 3 साल का था, भी पहले से ही लकड़ियाँ इकट्ठा करना और खाने योग्य पौधों को पहचानना सीख रहा था। हम सब ने यही सोचा कि अगर कोई बिना परेशानी के कोविड का सामना कर सकता है तो वो वेंस परिवार ही होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जब असली बात सामने आई तो पता चला कि डैनियल ने महामारी को एक बहाना बनाया था, एक परीक्षण के लिए। परिवार ने तय किया था कि वो 6 महीने तक बंकर में रहेंगे और उसे एक तरह से टेस्ट करेंगे। 3 महीने बाद शेरिफ को एक आपातकालीन कॉल मिला। रेडियो पर एक बच्चे की सिसकती हुई आवाज़, जिसने लोकेशन बताई। लोग मानते हैं कि वो अलेक्जेंडर था, लेकिन ये कभी साबित नहीं हुआ। पुलिस पहुंची और बंकर बंद था। उसे खोलने में घंटों लग गए। अंदर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब आखिरकार दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर कोई नहीं था, ना कोई लाश, ना कोई जिंदा इंसान। सिर्फ संकेत थे कि अंदर कुछ भयानक हुआ था। हर तरफ बिस्तर और छोटे छोटे खाट पड़े थे, जिन पर पीली पड़ चुकी सड़ी हुई चादरें बिछी थीं। पास ही बाल्टियां रखी थीं, जिनके चारों ओर दाग फैले हुए थे। कुछ दरवाजे अंदर से बंद थे तो कुछ पूरी तरह टूटे हुए। कहीं कहीं अस्थायी क्वारंटीन के निशान दिखाई देते थे और कुछ जगहों पर तो साफ साफ हिंसा के संकेत भी थे। पुलिस, जो आमतौर पर हर बात पर गपशप करने में आगे रहती है, इस बार चुप थी, जब तक कि पूरे शहर ने जवाब मांगना शुरू नहीं कर दिया और शेरिफ को मजबूर होकर कुछ बहुत ही सीमित जानकारी देनी पड़ी।
एक पानी से फैलने वाली बीमारी ने वेंस परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था, ठीक उसी समय जब वो अंदर फंसे हुए थे और मदद नहीं ले सकते थे। संक्रमण को लेकर जो अफवाहें फैली थीं, वो बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थीं। कोविड के बढ़ते मामलों ने लोगों को और डरा दिया था। जो भी चीज़ उन्हें मार गई थी वो जैविक नहीं थी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है। बंकर को गिरा दिया जाएगा और हम सब इस दुखद घटना को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। हजारों सवाल थे। उन्होंने मदद क्यों नहीं मांगी? उनके पास रेडियो थे, कंप्यूटर थे, स्मार्टफोन भी थे। वो सर्वाइवलिस्ट थे, अमीश नहीं। तो फिर वो गए कहाँ? उनकी लाशें कहाँ थीं? और वो बाहर क्यों नहीं निकले? हमने ये सब सवाल टाउन मीटिंग में चिल्ला चिल्ला कर पूछे, लेकिन पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे लोगों का ध्यान हट गया। महामारी अपने चरम पर थी और हर किसी के पास अपनी परेशानियां थीं। वो कहानी एक और डरावनी घटना बनकर रह गई, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं भी उतना ही दोषी हूँ। मैं भी उसे भूल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वो बंकर खुद जंगल में मिल जाएगा। दरवाज़ा खुला हुआ था, उस पर फीकी पड़ चुकी पुलिस टेप अब भी लटक रही थी और ताले के पास जले हुए निशान थे। वो जगह जंगल के बीच ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने हकीकत के कपड़े में एक छेद कर दिया हो। अंदर का अंधेरा इतना गहरा और काला था कि उसे देखना ही दर्द देता था। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। वो जगह दर्द बिखेर रही थी। शायद मेरा आदिम दिमाग कुछ ऐसे संकेत पकड़ रहा था जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। जैसे दरवाजे के हैंडल पर खून से सने उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उसे खोलने की कोशिश में बेतहाशा खरोचा हो। छोटा सा देखने वाला शीशा हथौड़े से तोड़ा गया था और वो हथौड़ा अभी भी पास में पड़ा था। बस एक झलक ही काफ़ी थी ये कल्पना करने के लिए कि परिवार बारी बारी से वहाँ खड़े होकर जंगल की ओर चिल्ला रहा होगा, मदद की भीख मांगते हुए। अगर हालात अलग होते तो मैं भाग जाता, लेकिन मैं वहाँ अपने कुत्ते को ढूंढने आया था। मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे कुछ गीले पंजों के निशान दिखाई दिए, जो धूल भरी कंक्रीट की सुरंग के अंदर जा रहे थे। रिपली, आधा बर्नीज आधा कॉली। वो ऐसा कुत्ता है जो तूफान आने पर मेरे हाथों में कांपने लगता है, जिसे बाल ब्रश करते वक्त भी डर लगता है। मैं उसे प्यार करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा परिवार नहीं है, ना पत्नी ना दोस्त, लेकिन रिपली है और मैं उसे ऐसे जंगल में छोड़कर वापस नहीं जा सकता था। मैं अंदर चला गया। मुझे नहीं पता था कि क्या मिलेगा, लेकिन ये पता था कि कुछ अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने जो भी देखा था उसका ज़्यादातर हिस्सा छुपा लिया था और उन्होंने झूठ भी बोला था। बंकर ना तो गिराया गया था और ना ही ठीक से बंद किया गया था। अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी थीं, नीले लेटेक्स ग्लव्स, टूटी हुई पुलिस टॉर्च, जैसे जो भी आखिरी बार अंदर था वो जल्दी में भागा हो। सिर्फ कुछ मीटर अंदर जाते ही दीवारों पर पागलों जैसी लिखावट शुरू हो गई, जैसे किसी आखिरी बचे इंसान ने अपनी कहानी छोड़ी हो। पहले गणित था, डायग्राम, ब्लूप्रिंट, दरवाजे और उसके लॉक सिस्टम को समझने की कोशिश। मुझे लगा ये डैनियल ने लिखा होगा और वो आखिर में मरा होगा। क्या भयानक किस्मत, अपने बच्चों से ज़्यादा जीना। लेकिन आगे और भी बुरा था। धीरे धीरे लिखावट बदल गई। गणित की जगह पागलपन आ गया। एक ही बात बार बार, 5 दरवाजे, 5, 6 नहीं, 6 नहीं बच पाए, नहीं बच पाए, 6 दरवाजे, 6। जैसे किसी पागल खाने की दीवार हो। लेकिन अंत में 6 पैराग्राफ थे, बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में। हर एक के ऊपर एक छोटा सा क्रॉस बना हुआ था। एलियट वेंस, उम्र 15, एक शानदार गिटारिस्ट। उसे लड़के पसंद थे, हालांकि उसे लगता था कि मुझे नहीं पता। मैं उसे पूरे दिल से प्यार करता था। वो एक महान इंसान बनता। एलिशिया वेंस, उम्र 14, उसे पेंटिंग और शूटिंग पसंद थी। उसमें अपनी माँ जैसी कठोरता थी, जो उसके भविष्य में उसके काम आती। एलाइजा वेंस, उम्र 8, हम सब में सबसे समझदार। ये डैनियल की अपने परिवार के लिए अंतिम श्रद्धांजलि थी। उसका आखिरी तरीका दुनिया को ये बताने का कि वो सिर्फ नाम नहीं थे, वो लोग थे। डॉक्टर डैनियल वैंस एक बहुत ही होशियार आदमी था, शायद अपनी ही भलाई के लिए ज़रूरत से ज़्यादा होशियार। 40 साल का फ्लूइड डायनामिक्स का लेक्चरर, जिसके दिमाग में बस आकृतियां और गणनाएं घूमती रहती थीं। किसी को नहीं पता क्यों, लेकिन एक दिन उसने अचानक दुनिया के अंत यानी अपोकलिप्स के बारे में गणना की और किसी भयानक नतीजे पर पहुंचा।
उसने कभी खुलकर नहीं बताया कि उसने क्या निकाला था, लेकिन जिस तरह उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी सारी संपत्ति बेच दी, उससे साफ था कि नतीजा अच्छा नहीं था। उसके इस फैसले में उसकी पत्नी भी बह गई, सिर्फ 24 साल की पीएचडी स्टूडेंट, जो कुछ समय पहले ही डैनियल के प्यार में पड़ गई थी। वो उससे प्यार करती थी, उस अजीब से इंसान से जो एक तरफ लकड़ी का घर बना सकता था और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में घूमते एस्टेरॉयड की जटिल बातें समझा सकता था। जब डैनियल ने उसे बताया कि वो क्या करना चाहता है, तो उसने बिना सवाल किए हाँ कह दी। 15 साल बाद 5 बच्चों के साथ वैंस परिवार मेरे शहर के बाहर घने जंगलों में रहने लगा। वे रहस्यमयी थे, बहुत अमीर थे और अपने प्रेपर यानी सर्वाइवलिस्ट जीवन को लेकर बेहद गंभीर थे, लेकिन साथ ही वे मज़ेदार भी थे, मिलनसार, और उनसे बात करना किसी रोमांच से कम नहीं था। वे शहर में आते, अजीब अजीब चीज़ों की मांग करते और स्थानीय दुकानदारों को उत्साहित कर देते। सीमेंट, लोहा, सीसा, स्टील, सब कुछ भारी मात्रा में मंगवाया गया ताकि वे अपना बंकर बना सके, और उसे छिपाने के लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए थे वो तो कहानी बन गए थे। डैनियल ने एक बार 6 महीने सिर्फ इसलिए लगाए कि वो खुद ट्रक चलाने का लाइसेंस ले सके, ताकि कोई और उसके ठिकाने को देख न सके। एक बार जब एक कंपनी ने जीपीएस ट्रैकर हटाने से मना कर दिया तो उसने पूरी कंपनी ही खरीद ली। फिर महामारी आई और वैंस परिवार अचानक शहर आना बंद कर दिया। कोई ऑर्डर नहीं, कोई संपर्क नहीं। लोगों ने सोचा लॉकडाउन है, बंकर है, वे तो इसके लिए तैयार ही थे। 3 साल का छोटा अलेक्जेंडर भी लकड़ी इकट्ठा करना और खाने योग्य पौधों की पहचान सीख चुका था। सबको लगा अगर कोई बिना परेशानी के इस समय को निकाल सकता है तो वो वैंस परिवार है। लेकिन सच कुछ और था। असलियत तब सामने आई जब शेफ को एक रेडियो कॉल मिला, एक बच्चे की रोती हुई आवाज़ जिसने लोकेशन बताई। पुलिस पहुंची और बंकर बंद मिला। दरवाज़ा काटने में घंटों लग गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था, न कोई जिंदा, न कोई लाश, बस खालीपन। और सबूत कि दरवाज़ा खराब हो गया था और परिवार अंदर फंस गया था। लेकिन अगर ऐसा था तो वे गए कहाँ? बिस्तर पड़े थे, पीले और सड़े हुए, बाल्टियाँ थीं, गंदगी से भरी। कुछ दरवाजे बंद, कुछ तोड़े हुए। कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को अलग अलग क्वारंटीन किया गया हो, और कुछ जगहों पर हिंसा के निशान भी थे। पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। आखिरकार शेरिफ ने बस इतना कहा, एक पानी से फैलने वाली बीमारी ने उन्हें मार दिया। घबराने की जरूरत नहीं, बंकर को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल वहीं रह गए, उन्होंने मदद क्यों नहीं मांगी? फोन थे, रेडियो थे, और सबसे बड़ा सवाल, उनकी लाशें कहाँ थीं? समय के साथ लोग भूल गए, मैं भी, जब तक मुझे वो बंकर खुद जंगल में नहीं मिल गया। दरवाज़ा खुला था, नीला पुलिस टेप अब भी लटक रहा था, और उसके अंदर इतना गहरा अंधेरा था जैसे हकीकत में एक छेद खुल गया हो। मेरे दिल में डर बैठ गया, लेकिन मैं भाग नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपने कुत्ते रिप्ली को ढूंढने आया था, और उसके पंजों के निशान अंदर जा रहे थे। मैंने टॉर्च जलाई और अंदर चला गया। दीवारों पर लिखावट थी, पहले गणनाएं, डायग्राम, दरवाजे को ठीक करने की कोशिशें, फिर बस एक ही बात बार बार, 5 दरवाजे, नहीं 6, और आखिर में हर बच्चे के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ, नाम, उम्र, यादें। डैनियल अपने परिवार को आखिरी बार याद कर रहा था, क्योंकि उसे पता था वो कभी बाहर नहीं जाएगा। आगे एक ट्रैप डोर था और उसके नीचे अंधेरा। मैंने आखिरी बार पीछे देखा, फिर नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही मैं एक बड़े गोल कमरे में पहुंचा। ये बंकर का मुख्य रहने वाला हिस्सा था। चारों तरफ दीवारों पर फोल्ड होने वाले बेड लगे हुए थे, टेबलें थीं, कुर्सियां थीं। सब कुछ ऐसा बनाया गया था कि एक ही जगह कई काम हो सकें। खाने की जगह, सोने की जगह, बैठने की जगह, सब कुछ एक ही कमरे में बदल जाता था। 7 लोगों के लिए बहुत कम जगह। लेकिन असली डर जगह की कमी नहीं था। डर था उस सन्नाटे में और उस गंध में जो सड़ी हुई थी, भारी थी और जैसे गले में अटक रही थी। मैंने रिप्ली के निशान ढूंढने शुरू किए। कुछ कदम बाद वे एक दरवाजे की तरफ जाते हुए गायब हो गए। मैं उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन खुद को रोका। पहले आसपास देखना जरूरी था। तभी मेरी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी।
और जो मैंने वहां देखा उसने मेरा खून जमा दिया। टेबल पर प्लेटें अभी भी रखी थीं, खाना अब काला और सड़ा हुआ। एक बच्चे की टोपी एक कुर्सी पर पड़ी थी, अब हरे पीले रंग में बदल चुकी। लेकिन सबसे अजीब, कुर्सियों पर लकड़ी के सपोर्ट लगे हुए थे, ऐसे जैसे किसी को सीधा बैठाकर रखने के लिए बनाए गए हों। और हर कुर्सी पर अजीब से दाग थे, गहरे भूरे, सूखे हुए। मैंने दस्ताने पहनकर एक को छुआ, वो कड़क था जैसे सूख चुका हो। और तब मुझे एहसास हुआ ये खून नहीं था, ये था गलता हुआ मांस। मैंने चारों तरफ देखा, वही दाग, फर्श पर, दीवारों पर, किताबों पर, रिमोट पर, खिलौनों पर, यहाँ तक कि एक जिग्सॉ पजल भी लगा हुआ था। 4 कुर्सियाँ, 4 हिस्से, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल हुआ था, बाकी अनटच्ड। जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे डैनियल अपने परिवार के साथ बैठकर उन्हें खेलने के लिए मजबूर कर रहा हो, भले ही वे अब जिंदा नहीं थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ऊपर देखा, सारे बल्ब निकाल दिए गए थे, एक डिब्बे में रखे हुए, और छत के एक सॉकेट में एक इंसानी उंगली फंसी हुई थी, जैसे किसी ने सोचा हो वो बल्ब की तरह जलेगी। मैं अब और रुक नहीं सकता था। रिप्ली, मेरे धीरे से पुकारा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर टीवी अचानक चालू हो गया, तेज शोर। मैं डर कर पीछे गिर पड़ा। स्क्रीन पर डैनियल वांस था, इंफ्रारेड कैमरा, उसके पीछे उसका परिवार बैठा था। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है, उसकी आवाज़ आई। अचानक पीछे एक शरीर झुक गया, टेबल पर गिर पड़ा। डैनियल भाग कर गया और उसे सीधा बैठाया। टेप काम नहीं कर रहा था, वो हंसा। लेकिन ये रॉड्स, ये रीढ़ में फिट हो जाती हैं। मेरी सांस रुक गई। वो अपने परिवार की लाशों को सीधा बैठाकर जिंदा जैसा दिखा रहा था। वो कैमरा उठाकर उनके पास गया और तब मैंने साफ देखा, उनके चेहरे सड़ चुके थे, नाक गायब, होंठ सिमट चुके, आंखें खाली, लेकिन इंफ्रारेड में चमक रही थीं। डैनियल मुस्कुरा रहा था, अपनी पत्नी को चूम रहा था, अपने बच्चों के बाल सहला रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तुरंत स्क्रीन से नजर हटा ली, लेकिन दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, वो दाग, वो सब उनके शरीर से टपका हुआ था। डैनियल ने उन्हें दफन नहीं किया, उसने उन्हें जिंदा पर मजबूर किया। नीचे स्टोरेज में एक दरवाज़ा है, वो पहले नहीं था लेकिन अब है, और वो कहीं जाता है और कुछ उसके पीछे है। मेरे हाथ कांपने लगे। वो हमारे फ़ोन ले गया, लाइट्स, सब कुछ। हम कभी अकेले नहीं थे। वीडियो में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, डैनियल के पीछे 2 चमकती आंखें। मैंने वीडियो रोककर पीछे किया और तब समझ आया, उसकी पत्नी, उसकी लाश ने सिर घुमाया था और उसे देख रही थी। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। वीडियो में डैनियल अचानक मुड़ा और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अंतिम फ्रेम, 6 जोड़ी आंखें अंधेरे में चमकती हुई। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। मुझे लगा अगर मैं मुड़ा तो वो सब कुर्सियों पर बैठे होंगे, मुझे देखते हुए। तभी मेरे पीछे कुछ हिला, कुछ सांस ले रहा था, तेज, गर्म। मैं चीख पड़ा और कोई चीज मुझ पर झपटी, लेकिन वो रिप्ली था। वो कांप रहा था, पूरी तरह डर से, और सबसे अजीब, वो भौंक नहीं रहा था। मैंने उसे गले लगा लिया। चल, यहाँ से निकलते हैं। मैंने उसे उठाया और सीधा ऊपर की तरफ भागा। लैडर तक पहुंचा, हैच को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। फिर से, और फिर कुछ नहीं। मैंने गाली दी। हैच का हैंडल टूट चुका था, अब वो फंस चुका था। मैंने नीचे उतरकर सांस ली। दीवार पर एक नक्शा था, 3 मंजिलें, ऊपर रहने की जगह, नीचे स्टोरेज जिसे क्रॉस किया हुआ था, बीच में वर्कशॉप। मैं समझ गया, मुझे टूल्स चाहिए और वो नीचे हैं। मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा। नीचे घना अंधेरा और एक अजीब सी गंध ऊपर आ रही थी। मैंने रिप्ली को पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया, क्योंकि अब वापसी का रास्ता बस उसी अंधेरे से होकर जाता था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर कदम के साथ वो गंध और तेज होती जा रही थी, सड़ी हुई, भारी, जैसे कुछ बहुत समय से बंद पड़ा हो। नीचे पहुंचकर मैंने टॉर्च घुमाई। ये वर्कशॉप थी। जनरेटर, पाइप, मशीनें, सब कुछ अब भी चल रहा था। हल्की हल्की आवाजें अंधेरे में गूंज रही थी, लेकिन असली डर मशीनों में नहीं था, वो था
किसी और चीज की मौजूदगी में। मैंने एक कोना देखा जहां डैनियल काम करता होगा, एक टेबल, औजार और एक इंसानी हाथ, छोटा जैसे किसी बच्चे का। मैं जड़ हो गया। उसके पास एक डायग्राम बना था, जोड़ का। तभी मुझे समझ आया डैनियल क्या कर रहा था। वो अपने परिवार के सड़ते शरीरों को जोड़कर वापस ठीक कर रहा था। मेरे पेट में मरोड़ उठी। मैंने जल्दी जल्दी बॉक्स खंगालने शुरू किए। मुझे टूल चाहिए था, कुछ भी। आखिरकार मुझे मिला एक बोल्ट कटर, एक क्रोबार और एक मजबूत प्लायर। मैंने उन्हें उठाया और तभी अंधेरे में कुछ हिला। मैं जम गया। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और फिर 2 चमकती आंखें दिखाई दी, मानव जैसी, लेकिन मानव नहीं। रिप्ली मेरे पीछे सिमट गया। धीरे धीरे एक हाथ अंधेरे से बाहर आया, सफेद, सड़ा हुआ। मैं भागा सीढ़ियों की तरफ, लेकिन ऊपर एक और खड़ा था, सड़ा हुआ चेहरा, हड्डियों जैसा हाथ। मैं फंस चुका था। पीछे से एक और आ रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। मैं नीचे की तरफ भागा, स्टोरेज में एक कमरे में घुसा और छिप गया। लाइट बंद कर दी, सांस रोकी, लेकिन मैं अकेला नहीं था। वो दरवाज़ा जिसके बारे में डैनियल बोल रहा था वही था। वो सामान्य दरवाज़ा नहीं था, बहुत बड़ा, जंग लगा हुआ। उसके चारों ओर गीली काई उगी हुई और उसमें से कुछ काला तरल निकल रहा था, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि दीवार पर फेंका जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उछाल रही हो। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया। तभी दरवाज़ा खुलने लगा, धीरे, कर्कश आवाज़ के साथ, और उसके पीछे कुछ ऐसा था जिसे देखकर इंसान पागल हो जाए। मांस की एक सुरंग, चलती हुई, सांस लेती हुई, अंदर तक जाती हुई, जैसे कोई जिंदा चीज। मैं जम गया। तभी डैनियल मेरे पास आ गया, बस कुछ इंच दूर। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें जिंदा थीं। भागो, उसने फुसफुसाया, ये आ रहा है। तभी उस दरवाजे के अंदर से कुछ निकला, एक हाथ, बहुत बड़ा, बहुत लंबी उंगलियां, हर उंगली में ज्यादा जोड़, नाखून चाकू जितने बड़े। उसने डैनियल का सिर पकड़ लिया जैसे कोई सेब उठाता है। मैं चिल्लाया नहीं, मैं भागा, रिप्ली को पकड़ा और पूरी ताकत से दौड़ा। सीढ़ियां चढ़ा, लैडर तक पहुंचा, बोल्ट काटा, हैच खोला, लेकिन पीछे कुछ आ रहा था, बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेज, जैसे सैकड़ों पैरों वाली कोई चीज। मैंने नीचे देखा, रिप्ली खड़ा था, डरा हुआ। मैंने उसे उठाया और ऊपर भागा, बाहर निकल गया, जमीन पर गिर पड़ा, रेंगता हुआ आगे बढ़ा। बस बाहर निकलना था, बस दूर जाना था। तभी कुछ में मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा, एक विशाल हाथ, अंधेरे से निकला हुआ, मुझे वापस खींच रहा था। मैं चिल्लाया, लड़ा, लेकिन वो नहीं रुका। मैं धीरे धीरे खिंचता जा रहा था, वापस उस अंधेरे में। और तब रिप्ली वापस आया, वो छोटा डरपोक कुत्ता, सीधा उस हाथ पर झपटा, पूरी ताकत से काटा। उसकी पकड़ ढीली हुई, मैंने खुद को छुड़ाया और हम दोनों लुढ़कते हुए दूर चले गए। मैं भागता रहा जब तक बेहोश नहीं हो गया। फिर जब होश आया, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर बोले मुझे निमोनिया था, लेकिन मुझे पता था सच कुछ और था। शेरिफ मुझसे सवाल पूछने आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैं फिर कभी उस जगह नहीं गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात मेरे घर के बेसमेंट में रखा पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। सिर्फ शोर, सफेद शोर, लेकिन उस शोर के अंदर एक आवाज थी, धीमी, टूटी हुई, लेकिन पहचान में आने वाली। डैनियल की आवाज। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। और तभी मुझे समझ आया, वो चीज उन्हें मारा नहीं, उन्हें कैद कर लिया। और शायद एक दिन वो मुझे भी ढूंढ ले, क्योंकि जैसा डैनियल ने कहा था, उसे कारण नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।